शुक्रन वैली का तपता हुआ रेगिस्तान चारों तरफ फैला हुआ था। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। काफिला धीरे धीरे रेत में अपने कदम घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। सबके चेहरों पर थकान, बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। लेकिन इसी बीच गौतम की आंखें सिर्फ एक ही इंसान पर टिक गई थी, सामरी पर। उसने हैरानी से सामरी से सवाल किया। आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं? सामरी ने गौतम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। सालों पहले जब मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट था, मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा था। उसमें शुक्राचार्य के शिष्य नागों के राजा काल नेमी का उल्लेख था। कहा जाता है कि काल नेमी सिर्फ साधारण नाग नहीं था, बल्कि उसके अंदर असाधारण शक्तियां थीं। और उसी ग्रंथ में लिखा था कि सिर्फ काल नेमी का वंशज ही शुक्राचार्य की समाधि तक पहुंच पाएगा। सामरी की आंखों में चमक थी, जैसे वो अपने शब्दों में पूरी सदी का भार उठाए हुए था। उसने आगे कहा, पहले मुझे लगा कि वो मैं हूं। मैंने सालों तपस्या की, साधना की, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मेरी शक्ति सीमित है, मैं वो नहीं हूं। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन हुआ कि वो तुम हो। गौतम का दिल धड़क उठा। उसके भीतर जैसे आंधी चल रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। देखिए, आपकी बातें मैं समझता हूँ और आपके ज्ञान की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई काल नेमी का वंशज नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। सामरी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुम्हारे अंदर की शक्ति को मैं महसूस कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप गलत हैं। मेरा परिवार सूर्यवंशी है। हमारे खून में कभी नागवंश की कोई कहानी नहीं रही। सामरी ने बेचैन होते हुए कहा, कभी कभी इतिहास अधूरा लिखा जाता है और सच्चाइयां दबी रहती हैं। शायद तुम्हें खुद भी ये नहीं पता होगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जैसे एक वक्त आपको लगा था कि आप वही वंशज हैं, लेकिन बाद में आपको सच्चाई का पता चला कि आप वो नहीं हैं। हो सकता है कि इस बार भी आप गलत हो सकता है कि इस बार आपका भ्रम मैं हूं। सामरी ने पल भर के लिए चुप्पी साध ली। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी लौट आई। अगर तुम सचमुच काल नेमी के वंशज नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हम सब इस मौत की घाटी में अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम की सांसें भारी हो गईं। उसने सामरी की ओर तीखी नजरों से देखा। अगर आपको इतना ही यकीन है, तो फिर आप हमें वहां क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी शुक्राचार्य की समाधि और उस नागों के मंदिर को खोजने में गुजार दी। मैं सालों से भटक रहा हूं, पर वो कभी मुझे नहीं मिला। सामरी की आंखों में निराशा और पागलपन दोनों झलक रहे थे। उसके होंठ कांप उठे। लेकिन कल रात मैंने आसमान में एक उल्का पिंड देखा, वही उल्का पिंड जिसका जिक्र उस ग्रंथ में था। उसमें लिखा था, जब भी काल नेमी का वंशज इस जमीन पर कदम रखेगा, उस रात आसमान में अग्नि का तारा गिरेगा। गौतम का दिल जोर से धड़क उठा और उसकी आंखों के सामने एक झलक आई, जब पिछली रात होटल की बालकनी से उसने उस टूटते तारे को देखा था और उसके साथ एक अलग ही ऊर्जा महसूस की थी। तभी सामरी ने आगे कहा, और फिर कल रात ही गोल्डी ने मुझे बताया कि साइंटिस्ट की एक टीम उस जगह को खोजने जा रही है। उसी पल मैंने समझ लिया कि समय आ गया है, इसलिए मैं इस सफर पर निकला। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम ही काल नेमी के वंशज हो। गौतम का मन विचलित हो उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दृढ़ता कायम रखी। देखिए, फिलहाल इस बारे में हम और चर्चा नहीं करेंगे। हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही सही है। सामरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। दोनों ने बाकी काफिले की ओर देखा और धीरे धीरे उनके साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगे। शुक्रन वैली की तपती हुई रेत अब अंगारों जैसी लग रही थी। तेज धूप आसमान से बरस रही थी और काफिले के हर शख्स के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। काफिले में चल रहे सभी लोगों के हालात पहले से और भी खराब थे। उनमें से कुछ ने अपने बैग्स जमीन पर पटक दिए थे और सांस लेने के लिए वहीं बैठ गए थे। उनके शरीर लू से तप रहे थे और होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। लेकिन उस तपती हुई रेत में दो चेहरे ऐसे थे जो सबसे अलग नजर आ रहे थे, गौतम और सामरी। गौतम का चेहरा बिल्कुल शांत था,
मानो इस गर्मी और थकावट का उस पर कोई असर ही ना हो। वहीं सामरी भी बाकियों जितना थका हुआ नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। तभी भाग्यश्री थकान में बोली, बस अब और नहीं चला जाता, मैं थक चुकी हूँ और पानी भी नहीं है। उसके शब्दों में हार साफ झलक रही थी। काफिले के बाकी लोग भी रुक गए। सबने राहत की एक सांस ली और रेत पर बैठ गए। तभी सामरी तेज आवाज में बोला, किसी को रुकना नहीं चाहिए। अगर हम रुके तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें आज रात होने से पहले आरव डेरा पहुंचना ही होगा, जो कि यहां से 3 मील दूर है। ये आरव डेरा है क्या मिस्टर सामरी? सामरी ने गंभीर स्वर में कहा। पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य के पौत्र का नाम औरव या आरव था। कहा जाता है कि शुक्राचार्य अपने जीवन के अंतिम 10 साल इसी घाटी में आरव के साथ रहे थे। उसके बाद वो नागों के मंदिर में ध्यान लगाने चले गए। रात होते ही ये पूरी घाटी विषैली हवाओं और नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। सिर्फ आरव डेरा ही एकमात्र स्थान है जहां की हवा अब भी शुद्ध है, जहां रात को जीना संभव है। भाग्यश्री ने थके हुए स्वर में सवाल किया, लेकिन उस डेरे में ऐसा क्या है? वहां एक खंडहर है, 5000 साल पुराना। वही खंडहर हमें बचा सकता है। अगर सूरज ढलने से पहले हम वहां नहीं पहुंचे तो इस घाटी की हवा हमारी जान ले लेगी। सामरी के शब्द सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में डर तैरने लगा। सभी लोग चुप हो गए थे। डर, थकान और निराशा का बोझ उन पर और भारी हो गया था। तभी गौतम भी सामरी का पक्ष लेते हुए बोला, सामरी सही कह रहे हैं, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर रुके तो मौत तय है। गौतम की बात सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर भाग्यश्री और डॉक्टर अय्यर। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन आखिर में सबने सामरी की बात मानने का फैसला किया। काफिला फिर से उठ खड़ा हुआ। थकान, गर्मी और निराशा अब भी उनके शरीर पर भारी थी, लेकिन मौत के डर ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। रेत पर उनके पैरों के निशान बनते और मिटते जा रहे थे। हवा और भी गर्म हो गई थी, लेकिन सबके दिलों में अब एक ही धुन गूंज रही थी, सूरज ढलने से पहले आरव डेरा पहुंचना था। सुबह से चलने के बाद अब हर किसी का शरीर जवाब दे रहा था। उनके पास रखा आखिरी पानी भी खत्म हो चुका था। हर एक चेहरे पर पपड़ी जमी हुई थी, होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने धुंधले धुंधले धब्बे तैर रहे थे। दूर रेत के बीच चमकते हुए मिराजिस दिखाई दे रहे थे। जब कोई उन्हें पानी का तालाब समझकर रुकने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही पास जाता वो सिर्फ चमकती रेत निकलती। वो धोखे का मंजर सबके धैर्य को तोड़ रहा था। सूरज अब आसमान से थोड़ा सा झुक चुका था। ऊंचाई से थोड़ा नीचे उतरते ही उसकी तपिश पहले से कम लग रही थी, पर इतनी राहत भी इस काफिले के लिए काफी नहीं थी। उनके कदम जैसे जमीन में धंस रहे थे। एक एक कदम किसी पहाड़ को खींचने जैसा महसूस हो रहा था। गोल्डी के गार्ड्स अब लगभग रेंगते हुए चल रहे थे। साइंटिस्ट की टीम भी बार बार रुककर पानी की खाली बॉटल्स को देख रही थी, मानो किसी चमत्कार से उसमें बूंद टपक जाएगी। डॉक्टर अय्यर का शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन अब पसीना निकलना भी बंद हो गया था, जो और भी खतरनाक था। सार्थक की आंखें लाल थीं, थकान से उसका सर नीचे झुक रहा था और भाग्यश्री उसकी सांसें बहुत भारी हो गई थी। अगले ही पल भाग्यश्री की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और अचानक वो लड़खड़ाई। उसके कदम रेत में फिसले और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसके पास ही चल रहा गौतम तेजी से झुका और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पूरा काफिला वहीं रुक गया। हर किसी की आंखों में डर था कि आखिर भाग्यश्री को क्या हुआ था। गौतम जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और भाग्यश्री उसके सीने से सटी हुई थी। भाग्यश्री की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन पास झुके गौतम का चेहरा उसे साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में एक नरमी थी और उसी नरमी ने उसके दिल के बंद दरवाजे खोल दिए। वो कांपते होंठों से बोली, आई लव यू गौतम। वो शब्द इतने धीमे थे कि बाकी किसी के कानों तक नहीं पहुंचे, लेकिन गौतम ने साफ साफ सुन लिए थे। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, भाग्यश्री की आंखें फिर बंद हो गईं। उसका सिर धीरे से गौतम के सीने पर टिक गया। वो बेहोश हो चुकी थी। गौतम अंदर से कांप उठा।
उसके कानों में उन 3 शब्दों की गूंज बार बार सुनाई दे रही थी और उसका मन जैसे सन्नाटे में डूब गया था। वो अपने मन में बड़बड़ाया, भाग्यश्री मुझसे प्यार? ये कैसे हो सकता है? वो जानती है कि मैं उसे सिर्फ दोस्त मानता हूं और मैं शादीशुदा हूं, तो फिर क्यों? गौतम के विचार एक तूफान की तरह उसके अंदर उमड़ने लगे। उसे अचानक सामरी की कही हुई बात याद आई कि भाग्यश्री के दिल में कोई बेचैनी है जिसे वो छुपा रही थी। गौतम समझ गया था कि वो बेचैनी आखिर क्या थी। भाग्यश्री अपने दिल की बात छुपा रही थी, लेकिन अब इस हालत में वो अनजाने में सब कुछ कह बैठी थी। गौतम का दिल भारी हो गया। उसके लिए भाग्यश्री की दोस्ती बहुत मायने रखती थी, लेकिन वो इजहार, वो तो एक नई उलझन थी। तभी सामरी हड़बड़ाते हुए बोला, हमें रुकना नहीं चाहिए, समय नहीं है हमारे पास। देखो सूरज झुक चुका है, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और आरव डेरा अभी भी आधी मील दूर है। गौतम ने सामरी की ओर देखा। उसकी बात सच थी। हवा में अब एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे रेगिस्तान की रेत के नीचे कोई अदृश्य जहर पल रहा हो। उसने भाग्यश्री के बेहोश शरीर को अपनी बाहों में उठाया और आगे बढ़ने लगा। पूरा काफिला थकान से टूटा हुआ था, मगर डर अब उन पर हावी था। उन्होंने फिर से अपने कदम उठाए और गौतम के पीछे पीछे बढ़ चले। किस्मत से वो सब आरव डेरा तक पहुंच ही गए। लंबे थका देने वाले सफर के बाद उनके सामने फैला हुआ एक प्राचीन महल का खंडहर खड़ा था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, दरारों से झाड़ियां उगाई थी और कई जगह पत्थर गिरकर ढेर बने थे। मगर इसके बावजूद भी वो जगह ठहरने लायक तो थी। चारों तरफ फैली वीरानी में वही एक ऐसी जगह थी जो उन्हें थोड़ी सी पनाह दे सकती थी। सूरज अब ढल रहा था। आसमान के किनारों पर लाल और सुनहरी रेखाएं खिंच चुकी थीं। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी और काफिला वहीं खंडहर के बीच बैठा था। थके हुए चेहरे, सूखे होंठ और बोझिल आंखें, हर किसी को बस आराम की तलाश थी। भाग्यश्री अब भी बेहोश पड़ी थी। गौतम उसके पास बैठा, उसके माथे से पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी सामरी उसके पास आकर बोला, भाग्यश्री को आराम की जरूरत है। अगर कहीं से पानी मिल जाए तो इसकी तबीयत में सुधार हो सकता है। गौतम ने सामरी की ओर मुड़ते हुए सवाल किया, क्या आप पहले कभी यहां आए हैं? हाँ, आया हूं। उसकी आवाज गहरी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। लेकिन मैं इस जगह से आगे कभी नहीं जा पाया। इसके आगे मौत है, अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी रोक देती हैं। सालों पहले मुझे भी इन्हीं शक्तियों ने वापस लौटने पर मजबूर किया था। देखते हैं कल सुबह किसकी किस्मत है और कौन आगे जा भी पाता है या नहीं। गौतम उसकी आंखों में झांकता रहा। सामरी के शब्द हवा में फैलते ही सबके मन में सेरन दौड़ गई। खंडहर की दरारों से आती ठंडी हवा और भी डरावनी लगने लगी। तभी अचानक गोल्डी का एक आदमी हांफता हुआ खंडहर के भीतर घुसा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में सनसनी थी। मैंने उस खंडहर के पीछे एक नदी देखी है। पूरा काफिला चौंक पड़ा। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। रेगिस्तान में नदी होना तो नामुमकिन था। गौतम ने हैरानी से सामरी की ओर देखा। सामरी गंभीर स्वर में बोला, हाँ, यहां एक नदी है, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है। उस नदी में ऐसी शक्तियां निवास करती हैं जो उसे जहरीला बना देती हैं। उन्हीं शक्तियों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया था। सामरी की आवाज में डर था और उसकी आंखों में जैसे पुराने घाव फिर से उभर आए थे। लेकिन गोल्डी को और उसके गार्ड्स को इस सब की परवाह नहीं थी। उनकी आंखों में प्यास भयानक रूप ले चुकी थी। नदी है तो पानी भी होगा, चाहे जो हो। मैं अपने आदमियों को प्यास से मरने नहीं दूंगा। उसने अपने 10-12 गार्ड्स को इशारा किया। वो सब खड़े हो गए और हथियारों के साथ खंडहर के पिछले हिस्से की ओर भागे। सामरी घबराते हुए चिल्लाया, रुको, अब बाहर मत जाओ, तुम मारे जाओगे। सामरी की चीख खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन गोल्डी और उसके आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों के सामने सिर्फ पानी था। गौतम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भाग्यश्री की ओर देखा। उसकी नाजुक सांसें अब भी धीमी थीं। गौतम ने डॉक्टर अय्यर की ओर मुड़कर कहा, भाग्यश्री को आप संभालिए, मैं जाता हूं। डॉक्टर अय्यर ने सिर हिलाया और भाग्यश्री की देखभाल करने बैठ गया। गौतम तुरंत उठ खड़ा हुआ और सामरी के पीछे भागा, जो पहले से गोल्डी और उसके गार्ड्स के पीछे दौड़ रहा था। खंडहर के टूटे हुए दरवाजे से निकलकर गोल्डी और उसके लोग उस रहस्यमयी नदी तक पहुंच गए।
उनकी आंखों में लालच और प्यास की चमक थी। किसी ने भी सामरी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तभी उन्हें सच में वहां एक नदी नजर आई। उन्होंने नदी का पानी हाथों से उठाकर पीना शुरू कर दिया, मानो कई दिनों के प्यासे रेगिस्तानी जानवर हों। सामरी अब तक उन तक पहुंच चुका था। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उसी क्षण सूरज पूरी तरह से डूब गया। जैसे ही सूरज डूबा, नदी की सतह से एक भयानक धुआं उठने लगा और वो गाढ़ा होकर चारों तरफ फैल गया। वो धुआं हवा में घुलते ही जहर बन गया। गोल्डी और उसके गार्ड्स अचानक छटपटाने लगे, उनके हाथ कांपने लगे और उनके चेहरे पर तकलीफ के भाव उभर आए। उनके गले से घुटी घुटी चीखें निकलने लगी। सामरी भी उस धुएं की चपेट में आ चुका था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, उसकी आंखें सुर्ख उठी और उसकी सांसें भारी हो गईं। खंडहर के दरवाजे पर खड़ा गौतम वो सब देख रहा था। उसके अंदर एक सेरन दौड़ गई, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका था। ये वही धुआं था जिसने हर रात उस घाटी को मौत का अड्डा बना दिया था। यही वो ताकत थी जो सबको आगे बढ़ने से रोकती थी। गौतम की मुट्ठियां कस गईं। उसके अंदर डर भी था और गुस्सा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने खड़ा था कि क्या इस मौत के उस धुएं से कोई बच सकता था? क्या सामरी और बाकी सब उस जहरीले धुएं से बच पाएंगे? आखिर उस धुएं का राज क्या था? क्या गौतम सबकी जान बचा पाएगा? सूरज कुछ ही देर पहले ढल चुका था। लालिमा और सुनहरी रोशनी अब काले अंधेरे में बदल चुकी थी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण जमीन से गायब हुई, वैसे ही उस रहस्यमयी छोटी नदी ने अपना असली रूप दिखा दिया। नदी से उठता हुआ हल्का सा धुआं अचानक गाढ़ा होने लगा। देखते ही देखते वो धुआं जहरीले धुएं के गुबार में बदल गया और पूरे वातावरण में फैलने लगा। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसी धुएं की चपेट में सामरी बुरी तरह छटपटा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और सांसें टूट रही थी। उसके पास ताकतवर सिद्धियां तो थी, लेकिन उस धुएं के सामने वो भी कमजोर पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और उसके 10-12 आदमी जो नदी का पानी पी चुके थे, अब किनारे पर गिरकर तड़प रहे थे। उनके शरीर ऐंठ रहे थे और उनके मुंह से घुटी हुई चीखें निकल रही थी। खंडहर के दरवाजे पर खड़ा गौतम वो सब देख रहा था। उसकी नसें खिंच गईं और वो बिना सोचे तेजी से आगे बढ़ा और सामरी तक पहुंचा। सामरी, आप हिम्मत रखिए। गौतम ने उसे संभाला, लेकिन सामरी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी गौतम को अचानक याद आया कि उसकी जेब में अभी भी उसकी चार्ज की हुई दवा की एक शीशी रखी थी। उसने बिजली की तरह हाथ जेब में डाला, शीशी निकाली और सामरी के मुंह में लगाकर उसमें मौजूद दवा उड़ेल दी। कुछ ही सेकंड्स में सामरी का शरीर ढीला पड़ने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो गईं। सामरी अब स्थिर था। गौतम की दवा ने उसके शरीर पर जादू की तरह असर किया था। लेकिन वहीं गोल्डी और उसके लोग मौत से जूझ रहे थे। उनकी हालत हर पल बिगड़ रही थी। गौतम ने उनकी ओर देखा और समझ गया कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम तुरंत पलटा और खंडहर के अंदर दौड़ पड़ा। डॉक्टर अय्यर ने उसे तेजी से आते देखा और चौंक कर भाग्यश्री को जमीन पर सुला दिया। गौतम, कहां जा रहे हो? लेकिन गौतम ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने बैग तक पहुंचा और उसमें से दवा की शीशियां निकालकर वापस बाहर की ओर भागा। डॉक्टर अय्यर उसके पीछे जाने ही वाले थे कि गौतम दरवाजे पर आकर चिल्लाया, बाहर मत आइए डॉक्टर, ये धुआं नहीं जहर है, अंदर रहिए। डॉक्टर अय्यर वहीं रुक गए। उन्होंने देखा धुआं चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खंडहर के भीतर एक भी कण दाखिल नहीं हो रहा था, मानो खंडहर को किसी अदृश्य कवच ने ढक रखा हो। डॉक्टर अय्यर की आंखें हैरानी से फैल गईं। बाहर गौतम गोल्डी और उसके आदमियों तक पहुंचा। उनकी हालत नाजुक हो चुकी थी। उसने एक एक कर शीशियां निकाली और उन्हें उनके मुंह से लगाकर दवा पिलाने लगा। जल्दी पी लो, बस यही एक उम्मीद है। गोल्डी के गार्ड्स ने कांपते हुए वो दवा पी ली। चंद सेकंड्स बाद उनके शरीर स्थिर होने लगे। उनकी तड़प थम गई और उनके चेहरे नॉर्मल हो गए। लेकिन गोल्डी अब भी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी सांसें टूटी फूटी थीं। गौतम उसके पास झुक गया और शीशी उसकी ओर बढ़ाई। गोल्डी, इसे पी लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी दवा कभी नहीं लूंगा। गौतम हैरान रह गया। उसके सामने गोल्डी मौत से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी जिद और नफरत चमक रही थी। तभी धुआं और गाढ़ा हो गया और हवा में मौत और रहस्य की गंध तैरने लगी।
गौतम के सामने एक अजीब सी सिचुएशन थी। गोल्डी जहरीले धुएं से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी वो गौतम की दवा लेने को राजी नहीं था। गौतम की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तभी पीछे से सामरी आगे आते हुए बोला, तुम गौतम की दवा क्यों नहीं पी रहे गोल्डी? गोल्डी दर्द से तड़पते हुए बड़बड़ाया, सर जी, मैं गौतम के सामने झुक नहीं सकता। मेरे साथ आप हैं, आप अपनी सिद्धियों से मुझे बचा लेंगे। उसके शब्द टूटी सांसों और कराहों के बीच निकल रहे थे, मगर उनमें उसका अहंकार अब भी साफ झलक रहा था। गौतम के माथे पर बल पड़ गए थे और उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। एक तरफ उसका गुस्सा उबाल खा रहा था क्योंकि गोल्डी मौत की कगार पर भी ईगो छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि वो किसी इंसान को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। सामरी भी गोल्डी की इस जिद से हैरान था। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक खंडहर के अंदर से कोई और भी बाहर आकर शांत स्वर में बोला, गोल्डी सही कह रहा है, उसे गौतम की दवा की जरूरत नहीं है। गौतम ने चौंक कर पीछे देखा और वो चौंक उठा। डॉक्टर अय्यर, आप बाहर क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना, ये धुआं जानलेवा है। डॉक्टर अय्यर ने एकदम नॉर्मल होकर बोला, अब मुझे इसे धुएं से कोई नुकसान नहीं हो रहा है गौतम। एक पल को मैं भी हैरान था, लेकिन फिर याद आया कि तुमने कुछ घंटे पहले मुझे अपनी दवा दी थी। शायद उसी वजह से मुझे इस जहर का असर नहीं हो रहा। गौतम की आंखें फैल गईं। उसे याद आया कि उसने अपनी दवा डॉक्टर अय्यर को भी दी थी ताकि उन पर उस जगह की नेगेटिविटी का कोई असर ना पड़े। तभी डॉक्टर अय्यर ने गोल्डी की ओर देखा और तंज भरे अंदाज में बोले, गौतम, गोल्डी ने तो अपनी दवा ले ही ली थी ना, फिर उसे तुम्हारी दवा की क्या जरूरत? ये सुनकर गोल्डी का चेहरा उतर गया। उसके होंठ कांपे और आंखें इधर उधर डोलने लगीं, लेकिन जहरीले धुएं ने उसे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। वो जमीन पर और बुरी तरह तड़पने लगा। सामरी झुककर उसके पास बैठते हुए बोला, गोल्डी, मैं मानता हूं मेरे पास सिद्धियां हैं, लेकिन देखो, इस धुएं के आगे मैं भी हार गया। अगर गौतम ने मुझे दवा नहीं दी होती तो मैं अब तक मर चुका होता। अपने आदमियों को देखो, ये सब भी उसकी दवा से ठीक हुए हैं। अगर सच में मेरी इज्जत करते हो तो गौतम की दवा पी लो, यही तुम्हारा आखिरी सहारा है। गोल्डी की आंखों में एक खौफ उतर आया। उसके चेहरे पर अहंकार और डर के बीच की जंग साफ दिख रही थी। वो कांपते हुए गौतम की ओर देखते हुए बोला, ठीक है गौतम, पिला दो ये दवा। गौतम ने गहरी सांस ली और तुरंत शीशी की दवा गोल्डी को पिला दी। कुछ ही सेकंड्स में गोल्डी की सांसें सामान्य होने लगीं और उसका चेहरा ढीला पड़ गया। दर्द और तड़प की जगह अब राहत ने ले ली थी। गोल्डी ने नजरें झुका ली। पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि चुप्पी और शर्म का साया था। गौतम खड़ा होते हुए सबसे बोला, सब लोग अंदर जाओ, खंडहर ही सुरक्षित है। सामरी, डॉक्टर अय्यर और गार्ड्स एक एक कर अंदर जाने लगे। गोल्डी भी लड़खड़ाता हुआ सामरी का सहारा लेकर खंडहर में दाखिल हुआ। अब सिर्फ गौतम ही वहां खड़ा था। उसकी आंखें नदी से उठते धुएं को देख रही थी, मानो वो उस रहस्य को सुलझाने की कसम खा चुका था। वो नदी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके पानी से उठता जहरीला धुआं गहराता जा रहा था। धुआं अब सिर्फ हवा में ही ठहर नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे बहते हुए दूर रेगिस्तान की उसी दिशा की ओर जा रहा था जहां से गौतम और उसकी टीम वहां पहुंचे थे। गौतम कुछ देर तक उस धुएं को ताकता रहा। उसकी भौहें तनी हुई थी और उसे साफ समझ आ चुका था कि वो वही धुआं था जिसने पास की बस्ती के लोगों को भयभीत कर रखा था। यही वजह थी कि अंधेरा ढलते ही वहां के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। कुछ सोचते हुए उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नदी में उतर गया। उसके कदम पानी की सतह को चीरते हुए अंदर डूबते गए और उसने दोनों हथेलियां आगे की और पानी को अपने चुल्लू में भर लिया। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखों में एक अनजानी चमक दौड़ गई। अचानक उसकी नजर माइक्रोस्कोपिक स्तर तक गहराने लगी। उसके सामने पानी के मॉलिक्यूल्स खुलने लगे, इतने स्पष्ट मानो उसकी आंखें सूक्ष्म जगत को साफ देख पा रही हों। गौतम का चेहरा गंभीर हो गया। उन मॉलिक्यूल्स में उसने कुछ बेहद अजीब सा देखा, ऐसे टॉक्सिन्स जिन्हें उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, न किताबों में और ना ही किसी एक्सपेरिमेंट्स में। वो टॉक्सिन्स किसी अज्ञात ओरिजिन के लग रहे थे, जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाया ही ना हो, बल्कि किसी और ने जानबूझकर गढ़ा हो।
तभी अचानक खंडहर के दरवाजे की तरफ से किसी ने जोर से उसे पुकारा। वो आवाज कांप रही थी, जैसे उसमें डर और घबराहट दोनों समा गए हों। गौतम, जल्दी आओ, भाग्यश्री की तबीयत बिगड़ रही है। गौतम चौंक कर पलटा। उसके चेहरे की गहराई और भी बढ़ गई। डॉक्टर अय्यर दरवाजे पर खड़े थे और उनकी आवाज बेताब थी। गौतम बिना समय गवाए पानी छोड़कर तेजी से नदी से बाहर निकला। अगले ही पल वो खंडहर में दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर वो हिल गया। भाग्यश्री जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें टूटी फूटी थीं और छाती हांफते हुए उठ गिर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूख कर फट गए थे। गौतम दौड़कर आगे बढ़ा और उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। डॉक्टर अय्यर, सामरी और बाकी लोग भी उसके चारों ओर खड़े थे। सबकी आंखों में डर था। गौतम, भाग्यश्री को भयानक डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर तुरंत इसे हाइड्रेट नहीं किया गया तो ये कुछ ही देर में मर जाएगी। डॉक्टर अय्यर की जुबान कांप गई, लेकिन उनकी आंखों ने पूरी सच्चाई बयां कर दी थी। हमें सलाइन की जरूरत है, लेकिन सलाइन तो छोड़ो, यहाँ इस रेगिस्तान में साफ पानी तक नहीं है और वो बाहर जो नदी है उसका पानी पूरी तरह जहरीला है। वो भाग्यश्री को हम दे ही नहीं सकते। गौतम का माथा पसीने से भीग गया। उसकी आंखें लगातार भाग्यश्री की मुरझाती सांसों को देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि उसे बचाना ही होगा, लेकिन कैसे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि भाग्यश्री की जान बचाने के लिए उसे अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक कड़वी सच्चाई गूंज उठी। ये जगह नेगेटिविटी से भरी हुई है। इतनी गहरी अंधकार में ऊर्जा यहाँ फैली हुई है कि मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। गौतम ने होंठ भींच लिए। अब साफ था कि अगर उसे भाग्यश्री को बचाना था तो उसे अपने सुपर पावर्स को रिचार्ज करने के लिए बहुत ऊंचे स्तर की एनर्जी चाहिए थी, और वो एनर्जी उसे उस माहौल में कहीं नहीं मिलने वाली थी। गौतम ने धीरे से भाग्यश्री को वापस जमीन पर लिटा दिया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसके कदम खंडहर की पथरीली जमीन पर गूंज रहे थे और उसके माथे पर गहरी रेखाएं पड़ गई थी, मानो उसके अंदर एक तूफान चल रहा हो। फिर अचानक वो पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया और खंडहर के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी आंखें फिर उसी जहरीली नदी पर टिक गईं। धुएं की मोटी परतें अब भी हवा में घुल रही थी। गौतम ने उस पानी को हताश नजरों से देखा। वो जानता था कि वो पानी भाग्यश्री को जीवन नहीं बल्कि मौत देगा। गौतम चुपचाप खड़ा रहा। धुआं उसके चारों ओर घिर रहा था। उसकी आंखें नदी पर थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, भाग्यश्री की धड़कनें जो धीरे धीरे थम रही थी। काले धुएं से घिरा हुआ खंडहर जैसे किसी अनकही कहानी का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। गौतम ने पलट कर देखा कि सामरी उसकी ओर आ रहा था। वो गौतम के पास आकर बोला, गौतम, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। गौतम ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और सामरी के पीछे चल पड़ा। खंडहर के टूटे फूटे गलियारों से गुजरते हुए दोनों एक गहरे अंधेरे कमरे में पहुंचे। वहां की हवा बासी थी और दीवारों पर अजीब सी सीलन की परत चढ़ी हुई थी, लेकिन एक जगह पर धूल और मकड़ी के जालों के बीच पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरे हुए चिन्ह और चित्र चमक रहे थे, जैसे हजारों साल पुरानी कोई गवाही हो। इसे देखो गौतम। गौतम धीरे से आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ से दीवार पर जमी धूल हटाई। जैसे ही परत साफ हुई, सामने एक छोटा सा नक्शा उभर आया। उस नक्शे में आरव डेरा का इलाका बना हुआ था, उसकी घाटियां, वो रेगिस्तान, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उसी नक्शे में वही नदी भी उकेरी हुई थी। ये क्या है? जब मैं सालों पहले यहां आया था तभी मैंने इसे देखा था। ये चित्र सिर्फ चित्र नहीं है, ये नक्शा है, और इसी नक्शे से मुझे अंदाजा हुआ था कि इस नदी के उस पार शायद वही नागों का मंदिर है जिसकी हमें तलाश है। गौतम की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें नक्शे से हट ही नहीं थी। सामरी ने आगे कहा, मैंने कोशिश की थी कि इस नदी को पार कर लूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। दिन के उजाले में भी जब मैं उतरा तो ये नदी छोटी लग रही थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा दूसरा किनारा और दूर होता गया, जैसे ये नदी बढ़ रही हो, फैल रही हो, और मैं फंसता चला गया। सामरी की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी आवाज में बेचैनी थी। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो गौतम, तुम इस नदी को पार कर सकते हो, और अगर तुम उस पार पहुंच गए तो भाग्यश्री की जान बच सकती है। ये सुनकर गौतम के कान खड़े हो गए और वो चौंकते हुए बोला, क्या? पर कैसे?
सामरी ने उस दीवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा देखो, इस चित्र के साथ एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा भी है। गौतम ने गौर से देखा। नक्शे के ठीक नीचे अजीब सी लिपि में अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें गौतम समझ नहीं पा रहा था। ये क्या लिखा है? इस पहेली में लिखा है कि जिससे तुम घिरे हुए हो वो मृत्यु है। जीवन प्राप्त करने के लिए उस पार आना पड़ेगा। गौतम के कानों में वो शब्द गूंज पड़े। तभी सामरी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरा विश्वास है अगर तुम उस पार पहुंच गए तो इस नदी का पानी विषैला नहीं रहेगा। वही पानी भाग्यश्री की जिंदगी लौटा सकता है। गौतम की आंखें सिकुड़ गईं। उसका मन तेजी से दौड़ने लगा। उसकी नजरें एक पल के लिए नक्शे पर और अगले ही पल भाग्यश्री की धुंधली होती सांसों की याद पर टिक गईं। उसे एहसास हो चुका था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे वो कदम उठाना ही होगा। ठीक है, मैं नदी के उस पार जाऊंगा। सामरी के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की चमक दौड़ गई। उसने गौतम के कंधे पर हाथ रखा और दोनों तेजी से खंडहर से बाहर निकल आए। नदी के किनारे खड़े होकर गौतम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें स्थिर थीं। उसका मन दृढ़ था। उसने एक बार फिर भाग्यश्री का चेहरा याद किया और बिना किसी झिझक के पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसके पैरों को घेरने लगा। सामरी किनारे से टकटकी बांधे उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। गौतम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसने महसूस किया कि दूसरा किनारा और दूर हो रहा था। हर कदम पर मानो दूरी दुगनी हो जाती थी। उसका दिल चीख रहा था, मगर उसके पैर रुक नहीं रहे थे। वहीं बाहर से सामरी जो देख रहा था वो किसी भ्रम जैसा था। उसके लिए गौतम अब भी नदी के बीच एक ही जगह पर खड़ा था, जैसे उसके पैर केवल पानी को मथ तो रहे थे लेकिन वहीं जमे हुए थे। गौतम के माथे पर पसीना छलक पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि भाग्यश्री की जान बचाने के लिए उसके पास समय बहुत कम था। क्या गौतम नदी के उस पार जा पाएगा? क्या वो भाग्यश्री की जान बचा पाएगा? आखिर उस पहेली का क्या मतलब था? गौतम अब भी नदी के बीच खड़ा था। उसका शरीर हाँफ रहा था और उसकी बाजू और टांगें कांप रही थी। उसने पूरी ताकत झोंक दी थी, पर फिर भी वो नदी में 1 इंच भी आगे बढ़ने में नाकाम रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो नदी का हर कण उसकी शक्ति को खींच रहा हो। वो नदी मानो उसके लिए मौत का जाल बन गई थी। गौतम, हार मत मानो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उस पार जाना ही होगा, तभी जीवन मिलेगा। सामरी की आवाज सुनते ही अचानक गौतम के भीतर एक आवाज गूंजी। तभी उसे वो पहेली याद आई और उस याद के आते ही मानो जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगले ही पल उसने नदी में हाथ पैर मारना बंद कर दिया और उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया। अगले ही पल गौतम पानी के अंदर समा गया। वो देखकर सामरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन नदी के नीचे एक और ही खेल चल रहा था। गौतम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चारों तरफ अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो धीरे धीरे मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गया। पहले तो पानी का दबाव उसे कुचलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान गहराता गया, उसके भीतर से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सुनहरी आभा से दमकने लगा और वो आभा उसके आसपास के पानी में घुलने लगी। नदी के बाहर खड़ा सामरी बेचैन था कि तभी अचानक उसने महसूस किया कि नदी का रंग बदल रहा था। अब तक हरा और जहरीला दिखने वाला पानी धीरे धीरे साफ होने लगा था। वहीं नदी से उठता जहरीला धुआं भी हल्का होने लगा था और अगले ही कुछ पलों में नदी और उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया। धुआं पूरी तरह गायब हो गया था, मानो जैसे कभी वहां था ही नहीं। तभी अचानक गौतम का सिर नदी की सतह को चीरते हुए बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ता झलक रही थी। सामरी ने राहत की गहरी सांस ली। उसका शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। सामरी की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी, लेकिन उसकी हैरानी तब और अचानक से बढ़ गई जब उसने देखा कि गौतम नदी के दूसरी ओर जाने के बजाय उसी किनारे की ओर तैर कर लौटने लगा। ये क्या कर रहे हो गौतम? तुम वापस क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो उस पार जाना था ना। कुछ ही सेकंड्स में गौतम पानी से बाहर निकला। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो गहरी सांस लेते हुए सामरी के सामने खड़ा होते हुए बोला, मुझे उस पार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस पहेली को गलत समझा था। गौतम की आंखों में गहरी शांति थी।
और उसकी मुस्कान मानो अंधेरे में रोशनी की एक लौ बन गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उस पहेली में लिखा था कि जीवन प्राप्त करने के लिए उस पार आना पड़ेगा, ना कि उस पार जाना पड़ेगा। सामरी के चेहरे पर हैरानी छा गई, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो गहरी सोच में डूब गया। मैं समझा नहीं। जिससे तुम घिरे हुए हो वो मृत्यु है। जीवन प्राप्त करने के लिए उस पार आना पड़ेगा। इस पहेली का अर्थ इस नदी में नहीं, बल्कि इंसान की जिद या उसकी चाहतों से जुड़ा हुआ था। असल में वो इंसान के भीतर की यात्रा की बात कर रही थी। शास्त्रों में लिखा है कि इंसान की जिद, उसका डर और अहंकार मृत्यु के समान होते हैं। लेकिन जब इंसान अपने अहंकार, अपनी जिद और अपने डर के पार आ जाता है और खुद के अंदर समर्पण की भावना ले आता है, तभी उसे सच्चा जीवन मिलता है। वरना ये सब चीजें साथ लेकर जीना मौत के समान है। मैंने भी वही किया। अपना डर, अहंकार और अपनी जिद छोड़कर खुद को इस नदी के आगे समर्पित कर दिया। सामरी ने गौतम की ओर ऐसे देखा मानो पहली बार उसे सही मायनों में देख रहा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मानना पड़ेगा गौतम, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे। इतने सालों तक मैं इस पहेली के बारे में सोचता रहा और उसका राज कभी नहीं समझ पाया, और तुमने एक ही रात में इसे सुलझा दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि कल रात जो उल्का पिंड मैंने देखा था वो तुम्हारे आने का ही संकेत था। गौतम ने सामरी की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत बात बदलते हुए बोला, सामरी, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। भाग्यश्री की जान बचानी है। आप अंदर जाइए और एक खाली बोतल ले आइए। इस नदी का पानी अब शुद्ध हो चुका है। सामरी बिना एक पल गंवाए खंडहर के अंदर भाग गया। उसके जाते ही गौतम ने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। अब वातावरण पूरी तरह साफ था। जहरीला धुआं पूरी तरह गायब हो चुका था। आसमान सितारों से जगमगा रहा था और हवा निर्मल लग रही थी। गौतम जानता था कि वही सही समय था उसकी सुपर पावर्स को चार्ज करने का। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें गहरी हो गईं और अगले ही पल आकाश में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। तभी आसमान से रोशनी की एक विशाल किरण उतरकर गौतम के शरीर में समा गई। गौतम का शरीर सुनहरी आभा से दमक उठा। उसकी शक्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा चार्ज हो गई थी। कुछ ही देर में गौतम नॉर्मल हो गया था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। तभी सामरी बाहर आया। उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने गौतम की ओर देखते हुए वो बोतल बढ़ाई। गौतम ने बोतल ली और नदी से उसमें पानी भर लिया। अब वो पानी बिल्कुल निर्मल था, मानो कभी जहरीला था ही नहीं। खंडहर के अंदर अभी भी मौजूद हर चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। डॉक्टर अय्यर जमीन पर उदास बैठे थे और उनके बगल में भाग्यश्री बेसुध पड़ी थी, मानो जैसे उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं। जैसे ही गौतम और सामरी अंदर आए, सबकी नजर उनकी ओर उठी और वहां एक हलचल फैल गई। गौतम, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये नदी का पानी है डॉक्टर अय्यर। अब ये जहरीला नहीं रहा। इसी से भाग्यश्री की जान बचेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। गौतम ने झुकते हुए भाग्यश्री का चेहरा ऊपर उठाया और बोतल से कुछ बूंदें उसके मुंह में डाली, लेकिन वो सिर्फ साधारण पानी नहीं था। गौतम ने अपनी हथेली बोतल के नीचे रखी और गुप्त रूप से अपनी शक्ति को पानी में डाल दिया। पानी अब दिव्य ऊर्जा से भर गया था। कमरे में हर कोई सांस रोके वो सब देख रहा था। कुछ ही पलों में भाग्यश्री के शरीर में हलचल हुई। उसकी उंगलियां कांपी और उसकी बंद पलकें हल्की सी हिली। ये देखकर सबकी आंखें फैल गईं। डॉक्टर अय्यर ने झुककर भाग्यश्री की नब्ज टटोली। इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ठीक है। कमरे में मौजूद सब लोग हक्के बक्के रह गए, मानो जैसे वहां कोई चमत्कार हुआ हो। कुछ ही मिनटों में भाग्यश्री ने धीरे धीरे अपनी पलकों को हिलाया। उसकी सांसें अब पहले जैसी भारी नहीं रहीं। कुछ सेकंड्स बाद उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोल दी। पूरे खंडहर में मानो बिजली दौड़ गई। जो लोग थोड़ी देर पहले उसे मरने की हालत में देखकर मायूस थे, अब उनकी आंखों में हैरानी थी। गौतम, ये आखिर तुमने किया कैसे? गौतम ने बिना घबराए सिर्फ हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, कुछ चीजें साइंस की हदों से परे होती हैं डॉक्टर अय्यर। अब उस नदी का पानी पूरी तरह शुद्ध है और वो जहरीला कोहरा भी छट चुका है। अब सब लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये सुनते ही खंडहर में मौजूद साइंटिस्ट गोल्डी और उसके आदमी खुशी से पागल हो उठे। सब चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे और नाचते कूदते नदी की तरफ निकल पड़े।
अब खंडहर के अंदर सिर्फ दो ही लोग बचे थे, गौतम और भाग्यश्री। दोनों की नजरें एक दूसरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। भाग्यश्री की हालत सुधरती देख गौतम का मन खुशी से भर गया था, लेकिन तभी उसे याद आया बेहोश होने से पहले भाग्यश्री ने उससे क्या कहा था, अपने दिल की बात। गौतम अचानक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने धीरे से भाग्यश्री को संभाला और अपनी जगह से थोड़ा हटकर बैठ गया। भाग्यश्री ने भी अब धीरे धीरे उठकर सीधा बैठना शुरू किया। उसकी आंखों में सवाल थे। वो चारों ओर हैरानी से देखते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ गौतम, और मुझे क्या हुआ था? गौतम ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तुम आरव डेरा में हो। रेगिस्तान की गर्मी की वजह से तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गया था और तुम बेहोश हो गई थी। भाग्यश्री की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर मैं अचानक ठीक कैसे हो गई? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अब प्यास ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? इस खंडर के पीछे एक नदी है, मैंने वहीं से पानी लाकर तुम्हें पिलाया है। भाग्यश्री ने हैरानी से सांस रोक ली। क्या रेगिस्तान में नदी? हाँ, ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है भाग्यश्री। जो आंखों से दिख रहा है वो सच नहीं। यहां हर चीज अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। भाग्यश्री और भी ज्यादा चौंक गई थी। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ झलक रहे थे। तभी बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई दी। सब लोग पानी पीकर और बॉटल्स भरकर वापस लौट आए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे मौत से लौटकर फिर से जिंदगी का स्वाद चख लिया हो। सामरी भी वापस आ चुका था। वो सीधा गौतम के पास आते हुए बोला, गौतम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गौतम सामरी के साथ खंडहर के उसी पुराने हिस्से में गया जहां टूटी फूटी दीवार पर नक्शे का चित्र बना हुआ था। सामरी ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो गौतम, नदी तो साफ हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। इस नक्शे के हिसाब से हमारी मंजिल नदी के उस पार है, और वहां हमें क्या क्या मुसीबतें मिलेंगी ये हमें नहीं पता। हमें अभी नदी के उस पार जाना चाहिए। जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं, रात के अंधेरे में नदी पार करना सही नहीं होगा। मैं अपने साथ आए किसी भी शख्स की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। इतना कहकर गौतम उस कमरे से बाहर निकल गया और सामरी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। रात अब अपने सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। आरव डेरा के उस प्राचीन टूटे फूटे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन भर की थकान और प्यास बुझ जाने के बाद पूरा काफिला अब गहरी नींद में डूबा पड़ा था, लेकिन गौतम को नींद नहीं आ रही थी। वो उसी पुराने टूटे कमरे में खड़ा था जहां वो प्राचीन दीवार थी, जिस पर समय के थपेड़ों के बावजूद भी अब एक रहस्यमय नक्शा साफ दिखाई दे रहा था। गौतम की आंखें नक्शे पर इस तरह जमी थीं, मानो वो उससे कोई राज उगलवाने पर तुला हो। तभी अचानक पीछे भाग्यश्री वहां आते हुए बोली, गौतम, डॉक्टर अय्यर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि जब मैं बेहोश थी तब यहाँ क्या क्या हुआ था। गौतम ने पलटकर भाग्यश्री की आंखों में देखा, जिसमें एक कृतज्ञता थी। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू गौतम, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ तुमने पूरी की पूरी उस जहरीली नदी को कैसे शुद्ध कर दिया। गौतम के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। यह बहुत लंबी कहानी है भाग्यश्री, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं खुश हूं कि तुम अब ठीक हो। कुछ पल की खामोशी के बाद भाग्यश्री ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, मुझे याद है जब मैं बेहोश हो रही थी तब तुम मेरी आंखों के सामने थे। उस वक्त क्या मैंने कुछ कहा था? यह सुनकर गौतम के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। भाग्यश्री को वो सब याद नहीं था, लेकिन गौतम कुछ भी नहीं भूला था। गौतम ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत कमजोर थी, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अब तुम आराम करो भाग्यश्री, तुम्हें अभी ताकत की जरूरत है। ये कहकर गौतम तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। भाग्यश्री वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में उलझन थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। सूरज की पहली किरण टूटी दीवारों से छनकर महल के अंधेरे हिस्सों को रोशन कर रही थी। काफिले के लोग अब फिर से जाग चुके थे। कोई अपने सामान को समेट रहा था तो कोई पानी की बोतलें चेक कर रहा था। सबके चेहरों पर एक नई उम्मीद थी, क्योंकि आज
उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होना था। इस अफरा तफरी के बीच सामरी दोबारा उसी पुराने कमरे में आया। उसकी नजर सीधी गई गौतम पर, जो अब भी नक्शे वाली दीवार के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी उसी रहस्यमयी नदी की लकीर पर टिकी थीं। गौतम, सब लोग तैयार हैं, अब हमें नदी पार करनी है। गौतम ने नक्शे से नजरें हटाए बिना धीमे स्वर में कहा। नहीं, हम नदी पार नहीं करेंगे। सामरी ये सुनकर चौंक गया और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? रात को तुमने कहा कि अंधेरे में जाना सही नहीं, और अब जब सूरज भी निकल आया है तब भी तुम कह रहे हो कि हमें नदी पार नहीं करनी। ऐसे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गौतम ने इस बार सीधा सामरी की आंखों में देखा। उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। हमारी मंजिल नदी के पार नहीं है समरी। सामरी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आया। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? गौतम ने इशारे से उसे पास बुलाया और शांत स्वर में दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बार इस नक्शे को गौर से देखिए और बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। सामरी ने गौर से उस नक्शे को देखते हुए कहा, आरव डेरा जहां हम खड़े हैं, और इसके बगल में बहती है नदी, और उसके पार। नदी के पार मत देखिए, सिर्फ इस नदी को देखिए। यह आपको कैसी लग रही है? सामरी ने आंखें सिकोड़कर नदी की टेढ़ी मेढ़ी लकीर पर ध्यान जमाया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हैरानी उतरने लगी। ये तो किसी नदी जैसी नहीं लग रही, बल्कि ये तो बिल्कुल किसी सांप जैसी लग रही है। गौतम ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली। और अगर आप इस नदी के बहाव की दिशा को देखेंगे तो इसके अंत में यह लकीर बिल्कुल सांप के फन जैसी आकृति बना रही है। सामरी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आपने ही कहा था सामरी कि शुक्राचार्य की समाधि नागों के मंदिर में है। यह सुनकर सामरी अचानक चौंक उठा। तो इसका मतलब? गौतम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि हमें नदी के पार नहीं जाना, हमें इस नदी के बहाव के साथ ही चलना होगा। और जहां इसका अंत है, जहां सांप का फन बन रहा है, वहीं है नागों का मंदिर, और वहीं है शुक्राचार्य की समाधि। सामरी कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक हैरानी थी, मानो उसकी सारी मान्यताएं एक झटके में बदल गई हों। क्या सच में उनकी मंजिल नदी के अंत में थी? क्या भाग्यश्री को कभी याद आएगा कि उसने गौतम से क्या कहा था? वो सफर अब कौन सी चुनौतियां लेकर आने वाला था? दीवार पर उभरा वो रहस्यमय चित्र सामरी के लिए किसी धक्के से कम नहीं था। उसकी आंखें बार बार उस नदी जैसी लकीर को देख रही थी, जो धीरे धीरे उसके सामने एक सांप का रूप ले चुकी थी। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। इसका मतलब इतने सालों से मैं गलत समझ रहा था। शुक्राचार्य की समाधि तो हमेशा यहीं थी, ठीक मेरी आंखों के सामने। पर मुझे ये पहले क्यों समझ नहीं आया? उसकी आवाज में पछतावे का भार था, मानो सदियों की मेहनत एक ही पल में बिखर गई हो। समरी, पुरानी बातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। जो गुजर गया वो बीत गया। अब हमारे पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा और इस वायरस के सोर्स को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। गौतम की आंखों में दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। सामरी ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस भरी। तुम सही कहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर ये सचमुच नागों का मंदिर है तो इसके रहस्य और खतरे हमारी सोच से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं और मैं तैयार हूं। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया, मानो बिना कुछ कहे ही वादा कर लिया हो कि चाहे जो भी हो, अब पीछे मुड़ना नहीं था। कुछ ही पलों बाद दोनों खंडहर से बाहर आए। बाहर खुले आकाश के नीचे पूरा काफिला उनका इंतजार कर रहा था। सूरज अब और ऊंचाई पर आ चुका था। रेगिस्तान की सुनहरी रेत उसकी रोशनी में चमक रही थी। ठंडी रेत के बाद अब धीरे धीरे गर्मी अपने पैर पसारने लगी थी। सबकी आंखें सामरी और गौतम पर टिक गईं। हवा में सन्नाटा था। सबके मन में यही सवाल था कि अब क्या किया जाएगा। सुनो सब लोग, हमने यह तय किया है कि हमें इस नदी के पार नहीं जाना, बल्कि हमें इस नदी के साथ साथ इसकी धारा की ओर बढ़ना होगा। नक्शा यही कहता है, और इसी रास्ते से हम असली मंजिल तक पहुंचेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद
सबने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। अब उनके पास सामरी और गौतम पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसी बीच गोल्डी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर झिझक और शर्म का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उसने गौतम के पास जाकर हल्की सी आवाज में कहा, गौतम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए माफी चाहता हूं। सच कहूं तो अगर तुम नहीं होते तो मेरी जान कब की चली जाती। गौतम ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। सॉरी मत कहो गोल्डी, तुमने अपनी गलती महसूस कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। इंसान वही है जिसे सही समय पर अपनी गलती का एहसास हो। ये कहते हुए गौतम ने गोल्डी के कंधे पर हाथ रखा। गोल्डी की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। काफिले के कई लोग इस नजारे को चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरों पर भी हल्की राहत आई। शायद अब उस काफिले में पहले जैसी दरार नहीं थी। सूरज की सुनहरी किरणें रेगिस्तान की लहरदार रेत पर मानो कोई जादुई चमक बिखेर रही थी। हवा अब गर्म होने लगी थी, पर सुबह की ताजगी अब भी बाकी थी। सामरी ने हाथ उठाकर इशारा किया, चलो, अब हमें रुकना नहीं है। यह रास्ता लंबा और कठिन भी है, पर यही हमें वहां ले जाएगा जहां हमें पहुंचना है। और इस तरह पूरा काफिला नदी की धारा के साथ साथ चल पड़ा। उनके पैरों के निशान रेत पर उभरते जा रहे थे, जिन्हें रेगिस्तानी हवा धीरे धीरे मिटाती जा रही थी। हर कोई जानता था कि वो सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब दिशा साफ थी। आरव डेरा के खंडहर अब पीछे छूट रहे थे और सामने फैला था रहस्यमयी रेगिस्तान। और उसी रेगिस्तान की गहराई में छिपा था नागों का मंदिर और शुक्राचार्य की समाधि का वो राज, जिसे जानने के लिए वो काफिला अब एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही घंटों बाद सूरज रेगिस्तान पर चढ़ चुका था। आसमान साफ नीला था, लेकिन उसकी चमकती किरणें सुनहरी रेत को जलती हुई आग जैसा बना रही थी। कारवां धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी राहत की बात यह थी कि रेगिस्तान के बीच से बहती एक सकरी नदी उनके साथ साथ बह रही थी। वो नदी उन्हें प्यास और डिहाइड्रेशन से बचा रही थी। हर कुछ दूरी पर गार्ड्स पानी भर लेते और सभी को बांट देते। इस वजह से प्यास का कष्ट नहीं था, मगर गर्मी से थकान लगातार बढ़ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें, कपड़ों में धूल की परत और पैरों के नीचे तपती रेत सबके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। तभी डॉक्टर अय्यर अपना पसीना पोंछते हुए बोले, ये रेगिस्तान सचमुच एक आग की भट्टी है। अगर ये नदी पास न होती तो हम में से कोई भी इतनी दूर तक नहीं टिक पाता। हाँ डॉक्टर अय्यर, लेकिन अब थकान इतनी बढ़ गई है कि कदम उठाना भी मुश्किल हो गया है। सब चुपचाप कदम बढ़ाते रहे। अचानक भाग्यश्री की नजर दूर क्षितिज पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं और उसने हाथ उठाकर इशारा किया, देखो, वहाँ कुछ है। सभी की निगाहें उस ओर घूम गईं। दूर रेत के बीच एक चमकदार नीली झील दिखाई दे रही थी। तभी उनके कानों में किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज पड़ी। जब सबने गौर से देखा तो उस झील में एक छोटा बच्चा तड़पता हुआ पानी में डूब रहा था। ए भगवान, एक बच्चा डूब रहा है, हमें तुरंत मदद करनी होगी। डॉक्टर अय्यर का चेहरा पीला पड़ गया। उनका दिल कांप उठा। भाग्यश्री की आंखों में भी भय और करुणा भर गई। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अय्यर, हमें इस बच्चे को बचाना चाहिए। भाग्यश्री की आवाज में तड़प थी। उसने कुछ गार्ड्स की ओर देखा और उनसे बच्चे को बचाने के लिए कहा, लेकिन तभी सामरी ने एकदम कड़ा कदम आगे बढ़ाकर रास्ता रोका। रुको, ये सच नहीं है। ये एक मिराज है, एक धोखा। और याद रखो, ये एक मायावी रेगिस्तान है। यहाँ के मिराजेस साधारण मिराजेस जैसे नहीं होते। यही वजह है कि तुम्हें उस बच्चे की चीखें तक सुनाई दे रही हैं। गौतम भी सामरी से सहमत होते हुए बोला, हाँ समरी सही कह रहे हैं, ये एक भ्रम है। यहाँ कोई झील नहीं और ना ही कोई बच्चा है। ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है जो तुम्हें नजर आ रहा है। डॉक्टर अय्यर और भाग्यश्री ने गौतम और सामरी की तरफ इस तरह देखा मानो वो दोनों उनकी बात से सहमत नहीं थे। गौतम, तुम समझ नहीं रहे, वो बच्चा सच में चिल्ला रहा है। उसकी आवाज तक आ रही है और मिराज में आवाज नहीं होती। अगर हमने देर की तो उसकी जान चली जाएगी। हाँ, मैं किसी भी बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, मिराज हो या कुछ और। हमें कोशिश करनी ही होगी। गौतम और सामरी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अय्यर और भाग्यश्री ने उनकी एक न सुनी। उनके साथ 3 गार्ड्स भी तैयार हो गए और वो सब दौड़ते हुए उस झील की ओर भागे।
जैसे जैसे वो लोग दौड़ रहे थे, झील पास आती जा रही थी। बच्चा और जोर जोर से हाथ पांव मारता दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो सब पास पहुंचे, अचानक सब कुछ बदल गया। एक झटके में झील गायब हो गई, बच्चा भी हवा में गायब हो गया। वहां बस गर्म रेत फैली हुई थी और तभी वो जगह धीरे धीरे धंसने लगी। भाग्यश्री चौंकते हुए बोली, हे भगवान, ये तो क्विक सैंड है। डॉक्टर अय्यर और गार्ड्स के कदमों के नीचे की जमीन पिघलती मिट्टी जैसी बन गई थी। उनका शरीर धीरे धीरे अंदर धंसने लगा, पहले पैर, फिर घुटने, और कुछ ही सेकंड्स में उनकी कमर तक रेत में धंस गई। बचाओ, कोई हमें बाहर निकालो, गौतम, सामरी, ये रेत हमें निगल रही है। उनके साथ आए गार्ड्स भी घबराकर हाथ पांव मारने लगे, लेकिन जितना ज्यादा वे हिलते डुलते उतना ही तेजी से नीचे धंसते चले जाते। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भाग्यश्री की चीखें रेगिस्तान में गूंज उठी। दूर खड़े गौतम और सामरी समझ चुके थे कि यही वो खतरा था जिससे वे सबको बचाना चाहते थे। अब उनकी नजरें उस रेतीले दलदल पर जमी थी जहां उनके साथी हर पल मौत के करीब धंसते जा रहे थे। रेगिस्तान की तपती हवा में अब घबराहट और चीखों की गूंज फैल चुकी थी। उनकी हालत देखकर बाकी कारवां ठिठक कर रह गया था। साइंटिस्ट के चेहरे पीले पड़ गए। गार्ड्स हथियार थामे खड़े थे, लेकिन इस समय उनकी बंदूकें किसी काम की नहीं थी। तभी सबकी निगाहें एक ही दिशा में उठी, गौतम की ओर, क्योंकि सबको पता था कि अब सिर्फ गौतम ही था जो कुछ कर सकता था। वहीं भाग्यश्री और डॉक्टर अय्यर को भी इतने सारे गार्ड्स होने के बावजूद सिर्फ गौतम से ही उम्मीद थी। गौतम, जल्दी कुछ करो, मैं और नीचे जा रही हूँ। हे भगवान, ये रेत हमें खींच रही है, गौतम, हमें बचाओ। गौतम ने गहरी सांस ली। अंदर से वो जानता था कि अगर वो चाहे तो पल भर में सबको बचा सकता था, लेकिन उस मायावी रेगिस्तान में उस वक्त उसकी सुपर पावर्स किसी काम नहीं आ रही थी। मानो जैसे उस जगह पर कुछ ऐसा था जिसने उसकी शक्तियों को बांध दिया था। वो समझ गया था कि उसे दिमाग और हिम्मत से ही कोई रास्ता निकालना होगा। वो जोर से चिल्लाया, सुनो सब लोग, हाथ पैर मत मारो, जितना हिलोगे उतनी तेजी से नीचे धंसोगे। सीधे खड़े रहो और शांत रहो। हाँ, गौतम सही कह रहा है, रेत को और मत छेड़ो, सांसों को काबू में रखो। डॉक्टर अय्यर और भाग्यश्री घबराहट में कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत गौतम की बात मानने की कोशिश की। उनके चेहरे पर डर साफ था, मगर उम्मीद अब गौतम की ओर ही थी। गौतम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पास में कुछ सूखे पेड़ की टहनियां, साइंटिस्ट का सामान और गार्ड्स की रस्सियां पड़ी थी। गौतम झटपट दौड़कर सामान की ओर गया। सुनो गार्ड्स, जल्दी इन रस्सियों को निकालो और बांधकर एक लंबी रस्सी बनाओ। समरी, आप मेरे साथ आइए। गार्ड्स ने फुर्ती दिखाई और रस्सियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। गौतम ने साइंटिस्ट से लकड़ी की पोल्स और टेंट के स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड्स मंगवाए। उसने रॉड्स को मिलाकर एक एंकर जैसा बनाया और उसे पास के एक बड़े चट्टान नुमा पत्थर से बांध दिया ताकि रस्सी खींचते समय खिसके नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या है गौतम? हमें क्विक सैंड से सीधा खींचना नहीं है, हमें इसे किसी लीवर की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर एक एक को बाहर निकाला जाए तो सब बच सकते हैं। गौतम ने सबसे पहले भाग्यश्री की ओर रस्सी फेंकी और उसे अपनी कमर से बांधने को कहा। भाग्यश्री कांपते हाथों से रस्सी बांधने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। गौतम, अगर मैं निकल ना सकी तो? ये मत सोचो, बस कसकर बांधो और भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। सब गार्ड्स और साइंटिस्ट रस्सी को पकड़े खड़े हो गए। गौतम ने इशारा किया और धीरे धीरे गार्ड्स ने रस्सी खींचनी शुरू की। रेत सिसकारी भरने लगी, मानो जैसे वो अपना शिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद भाग्यश्री पूरी तरह क्विक सैंड से बाहर खिंच गई। वो जमीन पर गिरकर बेतहाशा सांसें लेने लगी। उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। अब बारी थी डॉक्टर अय्यर की। उनकी उम्र और वजन की वजह से काम और मुश्किल था। गौतम ने रस्सी उनकी ओर फेंकी। मुझे नहीं लगता मैं निकल पाऊंगा। आप साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अय्यर, पैनिक आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। आपका काम रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बांधिए रस्सी और बाहर आने की कोशिश कीजिए। अय्यर ने कांपते हाथों से रस्सी बांधी। इस बार गौतम ने गार्ड्स को और अच्छे से समझाया। तुम सब खींचो और मैं इस लीवर को पीछे से पुश करूंगा। गौतम पेट के बल जमीन पर लेट गया। रॉड से सपोर्ट बनाकर रस्सी को ऊपर खींचने लगा। सब ने मिलकर जोर लगाया। पसीना सबके माथे से टपक रहा था। धीरे धीरे डॉक्टर अय्यर की कमर बाहर आने लगी। उनकी सांसें भारी थीं, चेहरे पर थकान और डर दोनों थे।
आखिरकार एक बड़े झटके के साथ वो बाहर निकल पड़े और जमीन पर ढह गए। तुमने मेरी जान बचा ली गौतम, अगर तुम ना होते तो। अभी शुक्रिया मत कहिए, गार्ड्स बाकी हैं। अब 3 गार्ड्स फंसे थे। उनमें से एक घबराहट में लगातार हाथ पैर मार रहा था और जल्दी जल्दी धंस रहा था। गौतम तुरंत उसकी ओर चिल्लाया, सुनो, अगर तुम हिले डुले तो कुछ ही सेकंड्स में डूब जाओगे। एकदम फ्रीज हो जाओ, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर वो गार्ड तुरंत थम गया और गौतम ने उसकी ओर रस्सी फेंकी। लगभग आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद सब बाहर आ चुके थे। चारों तरफ लोग थकान से पसीने में भीगे जमीन पर बैठे थे। भाग्यश्री के हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर अय्यर की सांसें अब भी उखड़ी हुई थी और गार्ड्स जमीन पर लेटे आसमान की ओर देख रहे थे, मानो जैसे मौत से लौट कर आए हों। गौतम, अगर तुम ना होते तो आज हम सबकी कब्र यहीं बन गई होती। मैं मान गया गौतम, तुम्हारे बिना तो हम इस जगह पर एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। गौतम बस चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में गहरी गंभीरता थी। गोल्डी अब तक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था और सामरी की नजरों में गौतम के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया था। तुम्हारे बिना यह सफर अधूरा होता गौतम। आज तुमने साबित कर दिया, सच्चा योद्धा वही है जो दिमाग और धैर्य से लड़ता है। रेगिस्तान की तपिश अब भी वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। सबको अब एहसास हो गया था कि उस मायावी रेगिस्तान में असली दुश्मन न सिर्फ भ्रम था, बल्कि वो पल था जब इंसान खुद अपने धैर्य को खो सकता था। जहां शुक्रन घाटी में सब लोग आने वाली मुसीबतों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, वहीं राजस्थान की हवाओं में हल्की सी गर्मी और खामोशी पसरी हुई थी। अवनी अपने रूम में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था और आंखें बार बार स्क्रीन की ओर उठ रही थी। बस एक कॉल आ जाए, बस एक बार मैं गौतम की आवाज सुनना चाहती हूँ। उसने हिचकिचाते हुए गौतम का नंबर डायल किया, पर उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। अवनी का दिल बैठ गया और उसने मोबाइल धीरे से सोफे पर रख दिया। उसकी आंखें बुझी हुई सी लग रही थी। कल से गौतम ने एक भी कॉल नहीं किया। क्या वो मुझे भूल गया या किसी मुसीबत में है? उसका मन बेचैन था। वो अकेलेपन की चुभन से घिर चुकी थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और गीता अंदर आई। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान और चालाकी का हल्का सा साया था। अवनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अवनी ने झट से अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की और जबरन मुस्कुराई। नहीं मॉम, सब ठीक है। मैं बस थोड़ी बोर हो रही थी। गीता ने हल्की मुस्कान के साथ अवनी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर बोर हो रही हो तो चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे तुम्हारी बोरियत एकदम खत्म हो जाएगी। अवनी की आंखों में हल्की चमक लौटी और उसने उत्सुकता से गीता की ओर देखा। क्या मॉम, कौन सी खबर? आखिर गीता के पास कौन सी खबर थी? कहीं गीता कोई नई चाल तो नहीं चलने वाली थी? क्या गौतम और वो काफिला शुक्राचार्य की समाधि तक पहुंच पाएंगे? अवनी हैरानी से अपनी मां को देख रही थी। वहीं गीता की नजरों में एक अलग चमक थी, मानो उसकी आंखों के पीछे कोई गहरी सोच छुपी हो। वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, अवनी, मेरी एक दोस्त का बेटा है। वो अभी अभी यूएस से पढ़कर लौटा है। उसने यहाँ अपनी नई कंपनी शुरू की है और उसे अर्जेंटली एक इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। मेरी फ्रेंड जानती है कि तुम भी एक इंटीरियर डिजाइनर हो, तो क्यों ना तुम उसकी मदद कर दो उसका बिजनेस सेटअप करने में। गीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी चालाकी छिपी थी, जिसे अवनी ने महसूस तो किया मगर समझ नहीं पाई। मॉम, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी नए काम में हाथ डालना चाहिए। आप जानती हैं, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ गौतम है। मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे बिजनेस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवनी की आवाज में मासूमियत थी, मगर उसमें जिद भी झलक रही थी। गीता ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी गंभीर होकर उसकी ओर बढ़ी। उसने अवनी के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, अवनी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। देखो, गौतम सब कुछ छोड़कर अपना काम करने दुबई चला गया है और तुम यहाँ बैठकर सिर्फ उसका इंतजार कर रही हो। ये कोई समझदारी है? तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। अवनी की आंखें बड़ी हो गईं। गीता की बातों ने उसके दिल की गहराई में एक चोट कर दी थी।
मॉम, लेकिन गौतम वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। वो बस काम के लिए गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लौट कर आएगा। मैं उसका इंतजार कर सकती हूँ। गीता ने गहरी सांस ली और चेहरा थोड़ा पास लाकर बोली, अवनी, मैं ये नहीं कह रही कि गौतम नहीं लौटेगा, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि उसे लौटने में कितना वक्त लगेगा। तब तक क्या तुम यूं ही खाली बैठी रहोगी? एटलीस्ट जब तक गौतम दुबई से वापस नहीं आता तब तक तो तुम कोई काम कर लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी। अवनी अब पूरी तरह चुप हो गई। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं, लेकिन उसके दिल में गीता की बातें गूंज रही थी। हर एक शब्द जैसे उसकी जिद को कमजोर कर रहा था। गौतम की याद उसके दिल में अब भी उतनी ही गहरी थी, मगर सच ये था कि गीता की बातें पूरी तरह झूठी भी नहीं लग रही थी। उसने अपनी पलकों को झपकाया, मानो आंसू रोक रही हो। कुछ देर के बाद उसने सिर धीरे से उठाया और गीता की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, ठीक है मॉम, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गौतम वापस नहीं लौट आता। ये सुनते ही गीता के चेहरे पर एक अलग सी संतुष्टि उभर आई। उसने अवनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और नरम आवाज में बोली, यही सही फैसला है अवनी। इतना कहकर गीता कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जो उसके असली इरादों को बयां कर रही थी। वो मुस्कान मासूमियत की नहीं थी, बल्कि एक शैतानी और चालाकी की थी, और उसके दिमाग में एक और नया खेल तैयार हो चुका था। उधर मीलों दूर शुक्रन वैली में छोटी सी नदी, जिसके किनारे किनारे कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो नदी अब वैसी छोटी नहीं रही थी। जैसे जैसे वो सब रेगिस्तान की गहराइयों में उतरते गए, नदी का बहाव और चौड़ाई लगातार बढ़ती चली गई। तपती रेत के बीच बहती वो नदी मानो रेगिस्तान का सीना चीरकर जीवन का मार्ग बना रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि इतने सूखे और बंजर इलाके में आखिर इतनी शक्तिशाली नदी का स्रोत कहां हो सकता था। पर अब तक नदी ने उनका कोई नुकसान नहीं किया था, उल्टे यही उनकी प्यास बुझा रही थी और उम्मीद बनाई हुई थी। कारवां थका हारा मगर जिज्ञासा और विश्वास के सहारे आगे बढ़ता रहा। रेत के तूफानों से लड़ते हुए, सूरज की तपिश सहते हुए वो सब नदी के साथ साथ चलते रहे, लेकिन तभी सबके कदम अचानक रुक गए। रेगिस्तान की जलती हुई रेत के बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन होनी चाहिए थी, वहां एक हरा भरा जंगल फैला हुआ था। विशाल पेड़, उनकी घनी छांव और पत्तों की सरसराहट से उठती ठंडी हवा, मानो किसी दूसरी ही दुनिया का टुकड़ा अचानक इस वीराने के बीच प्रकट हो गया हो। भाग्यश्री हैरानी से बोली, हे भगवान, ये जंगल, क्या ये भी कोई मिराज है? उसकी आवाज में आश्चर्य के साथ डर भी था। सबने एक दूसरे की ओर देखा। तभी सामरी ने धीरे से अपना फोन निकाला। उसने स्क्रीन पर उस नक्शे की तस्वीर खोली जिसे उसने आरव डेरे की टूटी दीवार से उतारकर कैमरे में कैद किया था। नहीं, ये भ्रम नहीं है। देखो, इस नक्शे पर भी ये जंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये सचमुच का जंगल है, कोई मृग तृष्णा नहीं। सामरी की बात सुनकर सबकी सांसें अटक सी गईं। पहले इस रेगिस्तान में नदी का होना ही उन्हें अचंभित कर चुका था, और अब एक पूरा जंगल। सबके दिलों में उत्सुकता भी भर रहा था और एक अनजाना डर भी। सावधानी से गहरी सांसें लेते हुए कारवां जंगल के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ों की छांव में पहुंचे, तपते सूरज का कहर अचानक से कम हो गया। हवा अब ठंडी और सुकून देने वाली थी। हरे पत्तों से छनकर आती धूप ने वातावरण को रहस्यमय चमक से भर दिया था। सबने चैन की सांस ली। कई घंटों से थके हुए चेहरे अब एक पल को ताजा लगने लगे थे। नदी अब जंगल के अंदर और तेजी से बह रही थी। उसका स्वर पहले से अधिक गंभीर और गहरा हो चुका था। हर लहर में मानो कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई थी जो उनके साथ साथ बह रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पेड़ों पर अनगिनत फल लटक रहे थे, सुनहरे, लाल और हरे फल जिनकी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। कारवां उस वक्त भूख और थकान झेल रहा था। उनके पास खाना कब का खत्म हो चुका था। सोल्जर्स और गार्ड्स कमजोरी से लड़खड़ा रहे थे। फल देखकर सबकी आंखों में भूख और राहत की चमक आ गई। बिना देर किए वो पेड़ों से फल तोड़ने लगे। थोड़े ही देर में वो सब वहीं बैठ गए और भूख मिटाने लगे। रसदार फल उनके सूखे होठों और प्यासे गले को राहत देने लगे थे। गौतम नदी के किनारे चुपचाप बैठा था।
उसकी आंखें पानी के बहाव पर टिकी थीं। नदी अब और भी प्रचंड वेग से बह रही थी। गौतम ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वहां की हवा में एक अनोखी ऊर्जा थी। ठंडक और सुकून के बीच कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता छिपी हुई थी। तभी भाग्यश्री उसके पास आई। उसके हाथ में कुछ ताजे फल थे। ये लो गौतम, थोड़े फ्रूट्स खा लो। तुम सुबह से बिना कुछ खाए बैठे हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ गौतम को फल थमाया। गौतम ने बिना कुछ कहे उसे लिया और खाने लगा। दोनों नदी के किनारे साथ बैठ गए। तभी भाग्यश्री ने आगे कहा, हर बार तुम ही हमें बचा लेते हो। पता नहीं अगर तुम ना होते तो हम अब तक कहाँ खो चुके होते। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी और शायद कुछ और भी। गौतम ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसका चेहरा असहज था। कुछ पल की चुप्पी रही। उसके बाद भाग्यश्री ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल जब मैं बेहोश हो रही थी उस वक्त मैंने तुमसे कुछ कहा था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है वो क्या था, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने तुमसे कुछ कहा जरूर था। बताओ ना गौतम, आखिर मैंने क्या कहा था? गौतम का हाथ अचानक रुक गया। उसके होठों तक गया फल अधूरा ही रह गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी आंखों में उलझन और खामोशी का बोझ तैरने लगा। मगर अगले ही पल गौतम ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और भाग्यश्री की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे सच में याद नहीं कि तुमने बेहोश होने से पहले क्या कहा था, लेकिन तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है जिसे तुम जुबान पर लाना नहीं चाहती? गौतम की आवाज धीमी मगर गहरी थी। वो सवाल जितना सीधा था उतना ही भाग्यश्री के दिल को चीर देने वाला। उसके चेहरे पर पल भर को अजीब सी झिझक दौड़ गई। सच तो यह था कि भाग्यश्री अब तक गौतम को मन ही मन चाहने लगी थी। हर बार उसकी बहादुरी, उसकी परवाह, उसकी खामोशी, सब कुछ उसके दिल को खींच रहा था। मगर वो चाहत उसके लिए किसी अपराध जैसी थी और मन ही मन उसे एक गिल्ट घेरे हुए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। उसकी आवाज कांप गई थी। वो नजरें चुराते हुए जल्दी से उठी और वहां से चली गई। गौतम चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वो जानता था कि भाग्यश्री के दिल में क्या था, मगर फिलहाल उसने इस रहस्य को चुपचाप अपने मन में ही दफन रहने दिया। उसी समय हजारों मील दूर इंडिया के जैसलमेर की तपती दोपहर में एक बिल्कुल अलग दृश्य घट रहा था। एक नई बनी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर अवनी खड़ी थी। वो जगह उसके लिए अनजान थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उत्सुकता और झिझक भी थी। वो धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। ऑफिस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। पेंट की महक, लकड़ी की तख्तियां और कोनों में रखे नए फर्नीचर साफ दिखा रहे थे कि काम अभी जारी था। अवनी की नजरें इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक लड़की दीवार पर सजावट की प्लानिंग कर रही थी। अवनी ने उसे गौर से काम करते देखा और फिर उसके पास जाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, अगर आप ये वॉल पैनलिंग थोड़ी और ऊपर करेंगी और बीच में लाइट शेड डालेंगी तो सिमेट्री परफेक्ट हो जाएगी। अभी कंट्रास्ट थोड़ा अनइवन लग रहा है। लड़की ने उसकी तरफ पहले तो हल्की हैरानी से देखा और फिर एक मुस्कान के साथ बोली, ओह यू आर राइट, सच में ऐसा करने से बैलेंस बेहतर लगेगा। थैंक्स फॉर द सजेशन। तभी पीछे से एक नरम मगर कॉन्फिडेंट आवाज आई, ब्यूटीफुल। अवनी ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक लंबा हैंडसम लड़का खड़ा था, सलीकेदार प्रोफेशनल कपड़ों में। उसके चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान थी और आंखों में गहरी शांति। इतनी फाइन ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक कमाल की इंटीरियर डिजाइनर ही कर सकती है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवनी। अवनी ने भी एक हल्की स्माइल के साथ कहा, यस, और आप शायद कुशल है। कुशल की मुस्कान और गहरी हो गई। वो उसके करीब आया और हाथ मिलाते हुए बोला, जी हाँ, गीता आंटी ने बताया था कि तुम मेरी मदद करने यहाँ आने वाली हो। थैंक्स फॉर दैट। एक्चुअली मॉम चाहती थी कि मैं अपना काम फिर से शुरू करूं, लेकिन सच कहूं तो काफी समय हो गया है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो पाऊंगी। कुशल ने उसकी आंखों में देखते हुए विनम्रता से कहा, हेल्पफुल? अवनी, जो मैंने अभी देखा उसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल की है। ट्रस्ट मी, तुम्हारी तरह का विजन हर किसी में नहीं होता। अवनी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी झिझक कुछ कम हो गई थी। तो
क्या मैं कल से काम पर आ जाऊं? कल से क्यों, अभी से शुरू करते हैं। मेरे पास अभी अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसकी डिटेल्स मैं पढ़ ही रहा था। अगर तुम चाहो तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। अवनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। श्योर। कुशल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, कम लेट्स गो टू माय कैबिन। जहां अवनी एक नए काम की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी थी, वहीं शुक्रन वैली का वो रहस्यमय जंगल अब और गहरा होता जा रहा था। हरे भरे पेड़ों की भीड़, पत्तों की सरसराहट और नदी के बहाव की आती तेज आवाजें, सब कुछ उस काफिले को और भी बेचैन कर रही थी। काफिला नदी के साथ साथ बढ़ रहा था। शुरुआत में नदी शांत थी, मानो उन्हें रास्ता दिखा रही हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पानी की आवाज तेज होती गई। कल कल की जगह अब पानी की गर्जना ने ले ली थी। तभी कुछ दूर चलते ही सब अचानक ठिठक गए। सामने का दृश्य भयानक था। नदी अब विकराल रूप ले चुकी थी। पानी का बहाव इतना तेज कि उसमें उतरने का मतलब था सीधे मौत को गले लगाना। और सबसे भयानक था, नदी के आखिर में ऊपर से नीचे गिरता वो विशाल झरना। वो इतना गहरा कि उसकी गहराई तक किसी की आंखें नहीं पहुंच पा रही थी। तभी सामरी बोला, गौतम, यही जगह है। सामरी ने अपने फोन पर वो पुराना नक्शा खोला और कांपती आवाज में गौतम को दिखाया। देखो, नक्शे के हिसाब से यहीं इस झरने के आगे शुक्राचार्य की समाधि और नागों का मंदिर होना चाहिए। पर सवाल यह है कि हम वहां पहुंचे कैसे? यहाँ चारों तरफ सिर्फ चट्टानों की दीवार है, कोई रास्ता नहीं। और अगर नदी में उतरे तो इस तेज बहाव में बहकर सीधे इस खाई जैसे झरने में गिर जाएंगे। हमें यह भी नहीं पता कि इसकी गहराई कितनी है। सब लोग चुपचाप सामरी की बात सुनते रहे। डर की लकीरें सभी के चेहरों पर साफ झलक रही थी। डॉक्टर अय्यर भी गहरी सोच में डूब गए। तभी गौतम बोला, आप सब यहीं रुकिए, मैं आगे जाकर देखता हूँ। नहीं गौतम, ये पागलपन है। तुम अकेले उस नर्क जैसे बहाव में कैसे उतर सकते हो? गौतम ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। गोल्डी, अपने गार्ड से कहो कि वो रस्सी लेकर आए। एक सिरा मैं अपनी कमर से बांध दूंगा और दूसरा वो लोग पकड़कर खड़े रहेंगे। अगर मैं बहाव में ज्यादा बह गया तो वो मुझे खींच लेंगे। गोल्डी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल उसके गार्ड्स रस्सी ले आए। उन्होंने गौतम की कमर कसकर बांध दी और दूसरा सिरा खुद पकड़ लिया। गौतम ने गहरी सांस ली और अगले ही पल वो तेज बहाव में कूद गया। पानी ने तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन गौतम ने बहादुरी से खुद को संभालते हुए एक एक चट्टान पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। काफिला किनारे खड़ा सांस रोककर ये दृश्य देख रहा था। लेकिन तभी गोल्डी ने अपने गार्ड्स की तरफ हल्की सी नजर डाली और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसका इशारा समझते हुए एक गार्ड ने चुपचाप अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और उस मोटी रस्सी को काटना शुरू कर दिया। उसने इतनी सफाई से उस रस्सी को काटा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तभी वो रस्सी अचानक टूट गई। सबको यही लगा कि बहाव की ताकत से रस्सी फट गई थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ गोल्डी और उसके गार्ड्स जानते थे। अगले ही पल गौतम का संतुलन बिगड़ा और वो तेज धार में फिसलते हुए सीधा उस विशाल झरने की तरफ बहने लगा। ये देखकर सबके दिल दहल गए। झरने से उठती पानी की गर्जन मानो किसी राक्षस की हंसी जैसी लग रही थी। भाग्यश्री जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उसी भीड़ के बीच गोल्डी खड़ा था, अपने चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान लिए। असल में वो कभी सुधरा ही नहीं था, बल्कि वो सब उसकी चाल थी, एक घातक साजिश जो वो सही मौका देखकर गौतम से बदला लेने के लिए कब से उसके दिल में थी। अगले ही पल गौतम उस झरने से नीचे गिर गया और फिर किसी को नजर नहीं आया। गौतम को आंखों से ओझल होता देख भाग्यश्री की दर्द भरी चीख निकल गई। गौतम! क्या गौतम उस झरने से बाहर निकल पाएगा? क्या गोल्डी का सच सबके सामने आएगा? क्या अवनी का नया काम उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला था?